हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सेमेस्टर 6 का पॉलिटिकल साइंस डीएससी 4 का, ठीक है, जिसका फेडरलिज्म इन इंडिया है। क्वेश्चन हमारा, राज्य स्वायत्तता का अर्थ क्या है और इसके पक्ष विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। ठीक है, तो अगर आपके सिलेबस में है ये, ठीक है, राज्य स्वायत्तता का अर्थ क्या है और इसके पक्ष विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें, तो और भी यूनिवर्सिटी के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीबीओ और बीबीएमके वालों के लिए। अगर कोई और दूसरे स्टूडेंट हैं जिनका क्वेश्चन सेम है तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट ये स्पेशली जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम बीबीओ और बीबीएमके दोनों के एग्जाम चल रहा है, ठीक है। और ये दोनों पेपर में काम करेगा, बीबीओ के भी पेपर में और बीबीएमके के भी पेपर में, और किस में, डीएससी 4 में, फेडरलिज्म इन इंडिया जो स्टूडेंट सेलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम लोग जानेंगे कि राज्य स्वायत्तता का क्या अर्थ होता है और फिर इसका जानेंगे पक्ष और विपक्ष में तर्क, ठीक है। तो मैं आप सभी को पहले ही बता देना चाहता हूं कि राज्य स्वायत्तता क्या होता है। तो इसके पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख लो, आपातकाल वाला, ठीक है, भारत में आपातकाल वाला, वो अगर समझ गए होंगे तो ये भी समझ जाओगे, ठीक है। हम सभी को पता है कि जो हमारा संविधान है वो संघात्मक है। संघात्मक मतलब हमारा देश की जो शक्ति है वो दो लोगों के हाथों में होती है, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन अगर इन दोनों में से भी अगर हम पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास है, तो आप लोग बोलोगे केंद्र सरकार के पास। बिल्कुल निश्चित बात है कि सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, ठीक है, जो उच्च लेवल पर है। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि आपके पास ज़्यादा शक्ति क्यों है, जितना केंद्र सरकार के पास हो रहा है उतना ही राज्य सरकार के पास भी होना चाहिए। तो इसी को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया है। तो राज्य सरकार वालों का कहना है, जो राज्य शासन चला रहा है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि हमें भी केंद्र सरकार के जितना, उनको जितना अधिकार प्राप्त है उतना ही अधिकार हमको भी मिलना चाहिए। जितना केंद्र को प्राप्त है उतना राज्य को भी मिलना चाहिए। इसी मुद्दा को लेकर के विवाद चल रहा है और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्वायत्तता, यानी कि केंद्र सरकार को जितना अधिकार प्राप्त है उतना ही अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होना ही हमारा क्या होता है, स्वायत्तता का मांग किया जाता है, ताकि उसकी इतना मेरे को भी अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। यानी राज्य सरकार क्या किसका मांग कर रही है, स्वायत्तता का मांग करती है, ठीक है, स्वायत्तता की मांग करती है। किस लिए, ताकि केंद्र सरकार का जितना अधिकार प्राप्त है उतना ही अधिकार राज्य सरकार को भी प्राप्त हो जाए। इसलिए ये राज्य सरकार किसका मांग करती है, तो राज्य सरकार हमेशा मांग करती है स्वायत्तता का, ठीक है। तो देखते हैं राज्य स्वायत्तता का क्या अर्थ है। तो भारत का संविधान संघात्मक है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार होती है और सारी शक्ति केंद्र व राज्य के मध्य विभाजित किया जाता है। और जितने भी सारे शक्ति होते हैं वो किसके बीच विभाजित किया जाता है, किसके बीच बांटा जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटा जाता है, ठीक है। लेकिन संविधान द्वारा केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ प्राप्त की गई है। लेकिन संविधान जो है ना, वो केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त करवाया है, ठीक है, उन्हें अधिक शक्ति दिया है। इसके पीछे भी रीजन है, अगर अधिक शक्ति नहीं देता तो हमारा शासन व्यवस्था नहीं चल पाती। तो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर लेवल पर केंद्र सरकार है तो उनको ज़्यादा अधिकार तो मिलेगा ही मिलेगा। उससे नीचे लेवल पर है राज्य सरकार, तो इसको थोड़ा कम अधिकार प्राप्त है। लेकिन ये लोग रोने लगते हैं कि हमें स्वायत्तता का मांग करना है, यानी हमें भी अधिकार उनके जैसे मिलना चाहिए, ठीक है, इसलिए स्वायत्तता का मांग करते हैं, ठीक है। चलो, तो संविधान द्वारा केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, जबकि राज्य सरकार को क्या है, कम शक्तियाँ प्रदान की गई है। इन्हें लेकर के केंद्र और राज्य में शुरुआत से ही विवाद रहा है। इन्हीं मुद्दा को लेकर के केंद्र और राज्य के बीच में हमेशा विवाद चलता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे क्या बताइए, राज्य स्वायत्तता का मतलब है राज्यों के आंतरिक मामलों में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप ना होना। मतलब स्वायत्तता का मांग है, इनका ये मतलब होता है कि जो राज्यों का आंतरिक मामला, राज्यों मतलब जो एक राज्य है, जैसे झारखंड राज्य है, तो इसका जो आंतरिक मामला है झारखंड के अंदर जो भी मामला वो राज्य सरकार सॉल्व करेगी, हेमंत सोरेन सॉल्व करेगी। अब केंद्र सरकार यहाँ पे आकर के अपना हुक्म चलाएगा तो थोड़ा सा राज्य सरकार वालों को तो जलन हो गई होगा। तो वही बताया गया है। तो राज्य सरकार वालों का कहना है कि जो केंद्र सरकार के जितने सारे आंतरिक मामले होता है ना, उस पर केंद्र सरकार को हमला नहीं करना चाहिए, उसका इस पर कोई भी दबदबा नहीं होना चाहिए। मतलब राज्य सरकार के अंदर, आने के राज्य के अंदर जो भी सारे चीज़ें मुद्दे हैं उस पर केंद्र सरकार का कोई भी हाथ नहीं होना चाहिए। इसमें सारा मैटर कौन सॉल्व करेगा, राज्य सरकार। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा मैटर होता है जिसमें से केंद्र सरकार भी आकर के राज्य सरकार में क्या, राज्य के अंदर क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है।
और उसके बाद संविधान द्वारा प्रदान विषयों पर राज्यों को अपनी सत्ता के प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार हो। और देखो पहले बात तो ये बोला गया कि जितने भी सारा मुद्दा हो उस पर हस्तक्षेप सिर्फ कौन करेगी, राज्य करेगी, केंद्र सरकार नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो संविधान द्वारा प्रदान विषय पर जो भी संविधान ने विषय पर मुद्दा दिया है, ठीक है, जो भी विषयों पर राज्यों को अपनी सत्ता के प्रयोग में करने का अधिकार दिया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य ही अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए जन कल्याण की दृष्टि से अपने योजना व विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक क्रियान्वित कर सके। अतः राज्यों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह करने का अधिकार ही स्वायत्ता है। मतलब ये क्या है कि स्वायत्ता क्या है, तो राज्य के अंदर जो भी सारा मुद्दा उस पर सिर्फ और सिर्फ हस्तक्षेप राज्य सरकार ही करे, केंद्र सरकार ना करे। ठीक है, यही तो हमारा स्वायत्ता है। ठीक है, यानी संविधान द्वारा जितनी भी सारा जो भी विषय पर चर्चा करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है वो सिर्फ राज्य सरकार ही करे, उस पर केंद्र सरकार अपना हस्तक्षेप ना करे। मतलब केंद्र सरकार राज्यों के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे, यही हमारा स्वायत्तता कहलाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए कि स्वायत्तता का अर्थ क्या है। अब बात करते हैं आगे। देखो अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे केंद्र के राज्यों पर नियंत्रण का साधन, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि राज्यों को कम अधिकार प्राप्त है और केंद्र को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। आखिर ये बात साबित कहाँ पे हो रहा है, तो यहीं पर देखो कि केंद्र के राज्यों पर नियंत्रण, यानी कि केंद्र सरकार जो उच्च लेवल पर वो राज्यों को अपना नियंत्रण में करके रखा है। आखिर क्यों, इसका साधन कैसे है, तो देखो कैसे सो संविधान में केंद्र और राज्यों का अलग अलग अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, संविधान में भी स्पष्ट रूप से केंद्र का अलग और राज्य का अलग अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन संविधान ने केंद्र को कुछ ऐसे साधन सौंपा है, मतलब संविधान ने केंद्र सरकार को कुछ ऐसा साधन सौंपा है जिसका प्रयोग करके वह राज्यों को नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है, मतलब राज्यों को अपने अंदर कर लेता है। ठीक है, अब ये कौन सा नियम कानून, कौन सा साधन है, तो पहला है राज्यों के पास अपना संविधान नहीं होना, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में एक ही संविधान है, उस पर सबका सबसे ज़्यादा दबदबा किसका है, केंद्र सरकार को। अब क्या राज्य सरकार के लिए अलग से संविधान बनाया जाना चाहिए, नहीं, तो इसका यहीं पर अधिकार कम हो गया। लेकिन राज्य सरकार वालों को क्या कहना है पता है, कि जब केंद्र सरकार के लिए अलग से संविधान है, जो पूरा देश का संविधान है उस पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है, तो एक हम लोग का भी संविधान बनाने का अधिकार दीजिए जो हम लोग अलग अलग राज्यों में बनाएंगे। लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार का ऐसा मांग है। ठीक है, तो एक बात यहाँ से पता चल गया कि केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। क्यों, क्योंकि संविधान एक ही है और उसमें सबसे ज़्यादा अधिकार किसका है, केंद्र सरकार को है। तो भारतीय संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। भारत में एक ही संविधान व्यवस्था की है, उसमें केंद्र का भी है और राज्य का है, दोनों के लिए एक ही संविधान है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसमें दबदबा होता है वो केंद्र का होता है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि संविधान की शक्ति केवल केंद्र के पास है, राज्यों के पास नहीं है। क्यों, क्योंकि संविधान एक ही है और उसमें सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप कौन कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। तो पहला कारण यहाँ से मुझे पता चल गया कि केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है। दूसरा, अनुच्छेद 3 के प्रावधान। देखो अनुच्छेद 3 में क्या बोला गया, इस अनुच्छेद के तहत संसद किसी भी राज्य का नाम, सीमा क्षेत्र आदि में परिवर्तन करने की शक्ति रखती है और इस परिवर्तन के लिए केंद्र को राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। देखो अनुच्छेद 3 के अंदर ये कहा गया कि संसद जो है ना वो किसी भी राज्य में घुस करके वहाँ सीमा क्षेत्र को बदल सकती है, यानी वो अगर 4 किलोमीटर में फैला हुआ है तो उसे 5 किलोमीटर में फैला सकती है, उसको और कम भी कर सकती है, और हो सकता है एक राज्य को 2 राज्य में भी बांट सकती है। सब किसके पास अधिकार होता है, संसद के पास। और ये सब काम करने के लिए राज्य सरकार को इसको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताओ राज्य सरकार को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि हमारे ही राज्य में आकर के केंद्र सरकार कार्य कर रही है, हमें नहीं पूछ रही है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से राज्य सरकार को थोड़ा सा दुख तकलीफ होता है, इसलिए वो स्वायत्तता का मांग करते हैं। अब ये दूसरा कारण भी पता चल गया कि राज्य सरकार नीचे क्यों और केंद्र सरकार ऊपर क्यों है। तीसरा कारण इसका क्या, देखो आपातकालीन घोषणाएं। इसके पहले वाला मैंने बता रखा था, आपातकालीन वाला जब मैंने टॉपिक्स पढ़ा रखा था, सब आपातकालीन जो घोषणा करता है भारत में, आपातकाल की घोषणा करता है वो कौन करता है, राज्य सरकार नहीं। इनका सारा अधिकार जो होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है। तो यहाँ से भी पता चल गया कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा अधिकार है। ठीक है, तो जब हमारे देश में आपातकालीन घोषणाएं की जाती है तो यह घोषणाएं करने का केवल केंद्र सरकार के पास ही होती है अधिकार, और उस समय सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है, राज्य सरकार देखती ही सिर्फ रह जाती है। उस टाइम राज्य सरकार का कोई भी चीज़ नहीं चलता है। ठीक है, चौथा है अन्य शक्तियाँ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अन्य शक्ति भी है जो राज्य सरकार के पास तो नहीं है बट केंद्र सरकार के पास है, इसीलिए मुद्दा स्वायत्तता की मांग चलता रहता है। तो इन सभी के अलावा केंद्र सरकार के पास भी अन्य शक्तियाँ भी होती है जो राज्य सरकार को प्राप्त नहीं है। यहाँ से पता चल गया कि स्वायत्तता क्या है,
ठीक है। अनिश्चितता का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, मैंने उसका बारे में देख लिया, उसका मतलब क्या है, और कैसे हम कह सकते हैं कि राज्य से ज़्यादा केंद्र के पास अधिकार है, तो इसका भी मैंने 4 रीजन देख लिया। अब देखते हैं इसका पक्ष में होकर के, इसके विपक्ष में होकर के कारण। अब हम स्वायत्तता के पक्ष में होकर के कारण देते हैं, मतलब पक्ष मतलब क्या, अब हम राज्य सरकार की ओर, क्योंकि देखो स्वायत्तता का मांग कौन कर रहा है, राज्य सरकार, तो अब हम राज्य सरकार के पक्ष में होकर के बात करते हैं। फिर राज्य सरकार के पक्ष में होकर के नहीं, बल्कि अभी केंद्र सरकार के पक्ष में होकर के बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा विपक्ष। तो अभी हम चलो राज्य सरकार की ओर से होकर के बात करते हैं, ठीक है। तो देखो भारत में राज्यों की स्वायत्तता की मांग के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। इसके पक्ष में कितने तर्क दिए गए हैं, निम्नलिखित तर्क है। कौन कौन सा तर्क है देखते हैं। राज्यों के संपूर्ण विकास के लिए स्वायत्तता की मांग उचित है, यह राज्यों की स्वायत्तता के लिए ना कि स्वतंत्रता के लिए। देखो हम कह सकते हैं कि देखो राज्यों को समान अधिकार दे दिया जाना चाहिए, यानी कि राज्यों को उनका जो स्वायत्तता की मांग है उसको दे दिया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो कोई अधिकार नहीं मान रहा, कोई स्वतंत्रता नहीं, ये स्वतंत्रता के लिए नहीं है, ठीक है, कि इस राज्य को प्राप्त है वो दूसरे राज्य को नहीं प्राप्त है तो वो रोने लगेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये स्वतंत्रता नहीं है, ये एक स्वायत्तता की मांग है। स्वतंत्रता और स्वायत्तता में फ़र्क है। तो इनको क्या होना चाहिए, उनको मांग उचित है, इन लोगों का मांग उचित है, इन लोग बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्वायत्तता की मांग है, ना कि स्वतंत्रता की मांग। अगर स्वतंत्रता की मांग रहता तो एक अलग मैटर होता है, ये स्वायत्तता की मांग कर रहा है ना। दूसरा, केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 का सही उपयोग नहीं करती। देखो अब केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 का सही उपयोग नहीं करते। आखिर 356 में बताया क्या गया है, तो देखो अनुच्छेद हमारा 356 में ये बताया गया था कि जब भी किसी भी तरीक़ा से अगर केंद्र सरकार को लगेगा कि कोई भी किसी भी राज्य में किसी भी तरीक़े से कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, तो केंद्र सरकार चाहेगी तो राज्य सरकार में आपातकाल लगा सकती है बिना केंद्र सरकार का पूछे हुए, ठीक है। तो फिर अगर राज्य सरकार को बिना पूछे हुए, ठीक है, अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार का बात नहीं मान रही है तो केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि राज्य में पूरा क्या लगा सकती है, आपातकाल लगा सकती है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार वाले रोएंगे ही रोएंगे कि इनके पास इतना अधिकार प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 का सही उपयोग नहीं करती है। क्यों, क्योंकि उनको राज्य पर अपना जो आपातकाल हो वो नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, और वो सही प्रयोग नहीं करती है। तीसरा है, राज्यों की आय के साधन केंद्र सरकार की तुलना में काफ़ी कम है। मतलब राज्यों की जो आय है ना, राज्यों सरकार की जो आय है, इनकम है, वो केंद्र सरकार से कम है। चौथा है, केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करने में राज्यों से पक्षपात करती है। मतलब केंद्र सरकार जब वित्तीय सहायता करती है, वित्तीय मतलब आर्थिक सहायता, पैसों वगैरह के मामले में सब चीज़ें में, ठीक है, तो वो क्या करती है, पता है, केंद्र सरकार राज्यों से पक्षपात करती है। मतलब सबको एक जैसा नहीं देखती है। अगर मान लो इसको ज़रूरत है तो इसको देती है, मतलब उसका लगाव जिधर ज़्यादा रहता है उनको देती है, मतलब एक तरफा समझते हैं ना। तो सभी राज्यों को एक जैसा मदद नहीं करती है, ठीक है, ये भी गलत है। पाँचवा, स्वायत्तता प्राप्त होने पर राज्य सरकार विकास के लिए उत्तरदायी होगी। देखो अब यहाँ पे ये कारण है कि जब तक राज्य सरकार को स्वायत्तता की मांग नहीं पूरा होगा तब तक वो राज्य में विकास हुआ कि नहीं हुआ उसमें राज्य का कोई उत्तरदायी नहीं होगा। राज्य सरकार का उत्तरदायी विकास के लिए तभी होगा जब उनका स्वायत्तता की मांग पूरा हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि राज्य का विकास नहीं हुआ तो इसका दोष राज्य सरकार है, और राज्य का विकास हुआ तो इसका भी कारण किसका, राज्य सरकार है। लेकिन राज्य का विकास नहीं हुआ, आप बोलोगे इस राज्य में विकास नहीं हुआ, क्या कर रहे थे यहाँ के मुख्यमंत्री, तो उनको आप भाई स्वायत्तता की मांग दो ना, तभी ना विकास करके दिखाएगा। तो ये भी राज्यों को हम विकास के लिए उत्तरदायी तभी ठहराएंगे जब उनको स्वायत्तता की मांग होगा पूरा, ठीक है। छठा, वैधानिक क्षेत्र में राज्यों की स्थिति केंद्र की तुलना में काफ़ी कमजोर है। वैधानिक क्षेत्र में मतलब कोई भी चीज़ों को निर्माण वगैरह करने में राज्यों की वहाँ जो शक्ति वो कम है और केंद्र सरकार की शक्ति ज़्यादा होती है। सातवां, अखिल भारतीय सेवाएं पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS IPS ये सब हो गए, इस सब पर किसका नियंत्रण होता है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, संविधान संशोधन में राज्यों के नाम मात्र की भूमिका होना। जब कोई भी संविधान में संशोधन नियम कानून बनाया जाता है तो उसमें सिर्फ राज्यों की एक नाम के लिए सिर्फ वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा भूमिका किसका होता है, केंद्र सरकार का ही होता है। नौवां, राज्यों की सहमति के बिना सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण करना। केंद्र सरकार क्या करती है, बिना राज्य सरकार को पूछे हुए वहाँ के सीमाओं को बढ़ा भी सकती है, वहाँ के क्षेत्र को कम भी कर सकती है, और एक राज्य को 2 राज्य में भी बांट सकती है, दो राज्य को एक राज्य में भी मिला सकती है। ऐसा भी करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार सिर्फ देखते ही रह जाएगी, ठीक है।
10 नंबर है, वास्तविक संघीय व्यवस्था की स्थापना के लिए स्वेता की आवश्यकता है। अगर हम चाहेंगे कि हमारे देश की वास्तविक संघीय व्यवस्था हो तो इसकी स्थापना के लिए स्वेता की आवश्यकता है, यानी कि राज्यों सरकार को स्वेता की आवश्यकता है और उन्हें दे दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं स्वेता के विपक्ष में तर्क। अब हम लोग राज्य सरकार के प्रति ना होकर के अब हम लोग चल जाते हैं केंद्र सरकार के प्रति, और अब हम लोग राज्य सरकार का बुराई करेंगे और केंद्र सरकार की ओर चिपक जाएंगे। ठीक है, तो स्वायत्ता के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क हैं। देखो, संविधान की प्रकृति का उल्लंघन होगा। भारत में एक संविधान होना चाहिए। जो राज्य सरकार के बोल रहा है कि 2 संविधान होना चाहिए, एक तो केंद्र सरकार का, एक राज्य सरकार का, तो इससे हमारा क्या होगा, संविधान की प्रकृति का उल्लंघन होगा। जो हमारा संविधान में जितनी सारी चीज़ें नेचर है, संविधान का जो महत्व है उसमें कमी आएगा, और भारत में एक ही संविधान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो राज्य सरकार की बातों को हम पलट दे रहे हैं और किसकी ओर हो जा रहे हैं, केंद्र सरकार की ओर हो जा रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं विपक्ष। ठीक है, दूसरा है देश की एकता एवं अखंडता के लिए राज्य स्वायत्ता उचित नहीं है। जो राज्य सरकार बार बार बोल रहे हैं कि स्वायत्ता हमें दो, स्वायत्ता दो में, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा एकता और अखंडता के लिए क्या हो जाएगा, हमारे देश की एकता और अखंडता मतलब वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, हमारे देश में जो एकता बना हुआ वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तीसरा है केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में कमज़ोर होगी। अब देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जब सेम अधिकार दे दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास समान अधिकार होगा, और फिर केंद्र सरकार क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। और जब कमज़ोर हो जाएगी ना तो देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर कौन संभालता है, केंद्र सरकार। राज्य सरकार तो सिर्फ राज्य के मैटर को संभालता है ना। तो अगर दोनों का अधिकार सेम हो जाएगा ना तो इस प्रकार से केंद्र सरकार कमज़ोर हो जाएगी और सारा हमारे देश में क्या हो जाएगा, शासन व्यवस्था खराब हो जाएगा। चौथा, मुख्यमंत्री तानाशाह हो सकती है, और मुख्यमंत्री क्या हो जाएगी, तानाशाही बन जाएगी कि अब मेरे जैसा कोई नहीं है। पाँचवा, राजस्वेता से क्षेत्रीय दलों की बढ़ावा मिलेगी। अब क्षेत्रीय दल आप लोग समझते हैं, जो क्षेत्रीय लिमिट क्षेत्र तक जो दल बने रहते हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, और इससे राष्ट्रीय हितों की अनदेखी होगी, और इससे फिर वो राष्ट्रीय हितों को नहीं देखेगा, बस अपना ही देखेंगे वो क्षेत्रीय दल वाले। ठीक है, पार्टी वाले। छठा, देश की विदेश नीति कमजोर होगी। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार थोड़ी ना जाएगा विदेश नीति बनाने के लिए दूसरे देश, क्या राज्य सरकार जाएगा घूमने के लिए कि हमारे देश में क्या कानून बनाना, नहीं, केंद्र सरकार के प्रति होता है ना। तो ये सब जवाबदेही किससे होता है, केंद्र सरकार को। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों के पास सेम शक्ति रहेगा, राज्य और केंद्र के पास, तो फिर विदेश नीति में भी कमजोर आएगा। ठीक है। सातवां, राष्ट्रीय भाषा का विषय और अधिक जटिल हो जाएगा, क्योंकि हर एक राज्य बोलेगा कि नहीं, यहाँ का हम अपना झारखंड है तो झारखंड का राष्ट्रीय भाषा ये बना लेंगे, हम हिंदी नहीं बोलेंगे, ऐसे वगैरह कुछ भी। तो इससे हमारा सब अलग अलग देश के अंदर जितने सारे राज्य सब में अलग अलग सरकार के पास जब समान अधिकार होगा तो उन लोग फिर अपना मुताबिक से चलाएंगे। ठीक है, और इससे हमारा राष्ट्र की भाषा में भी अधिक जटिल हो जाएगा। आठवें, राष्ट्रवाद का भावना कमजोर हो जाएगा। सभी के प्रति राष्ट्रवाद की भावना क्या हो जाएगा, कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार इधर अलग चलाएगी, दूसरा राज्य सरकार अलग चला रही है, केंद्र सरकार अलग चला रही है, और जब समान अधिकार प्राप्त हो जाएगा तो ये लोग डरेंगे नहीं। ठीक है, और इससे फिर हमारा राष्ट्रीय भावना कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने इतना क्वेश्चन बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, और बाकी मैंने आप लोगों के लिए 3 वीडियो भी मैंने फिलहाल करा दिए। ठीक है, उसको देख लो। बाकी मैं वीडियो और भी ला सकता हूँ। ठीक है, अगर टाइम बचा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।